हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ, सुप्रिया के साथ और आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक का पार्ट 2 जो कि कंटिन्यूएशन में रहेगा जो हमने पार्ट 1 किया था। ऑब्वियसली टॉपिक्स अलग रहेंगे लेकिन यहाँ पे हम कुछ न्यू न्यूज़ जो आप देखोगे लास्ट 1 साल में थी वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट करने वाली एक ऐप के बारे में। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं अच्छा, इसके पहले डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, है ना? डिज़ास्टर देखो कोई भी एक ऐसा इवेंट जो आप ये ऐसा बोल सकते हो कि नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है? जो कि कोई ऐसा कोई अकरेंस हो जाए, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत लाइव्स को, लाइवलीहुड्स को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचे, लोगों की जान चली जाए, ठीक है? और जनरली कोई ऐसा इवेंट जिसको मैनेज करने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज़ ना हो, मतलब उस रीजन में के रिसोर्सेज़ के अलावा भी आपको बाहर के रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़े। तो इतनी बड़ी होती है अपनी डिज़ास्टर की डेफिनिशन, ठीक है? अब डिज़ास्टर्स आपको पता है कुछ होते हैं प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे ड्रॉट। वो धीरे-धीरे आना शुरू होता है और आपको पता लग जाता है कि ड्रॉट आने वाला है। अब कुछ डिज़ास्टर्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं लगते हैं, ठीक है? जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक, ठीक है? वोल्केनोज़। ऑब्वियसली कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिज़ास्टर आने की ज़्यादा है, लेकिन आप गारंटीड ये नहीं कह पाते कि ये डिज़ास्टर कब आएगा। जैसे अर्थक्वेक, ठीक है? अर्थक्वेक आपको जैसे आपको पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो जाएगा, ठीक है? ये पूरा अपना पैसिफिक सर्कमबेल्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको पता होगा कि वोल्केनोज़ हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, इनके आने की जो पॉसिबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कब आएगा एग्ज़ैक्टली, कितनी तीव्रता से आएगा, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है? तो अब आप देखोगे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि कहीं पे लैंडस्लाइड्स आने की ज़्यादा संभावना है। या फिर कहीं पे आप देखोगे कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम बोलते हैं ना आपके वल्नरेबल ज़ोन हो गया, हज़ार्ड मैपिंग कर लिया आपने, ठीक है? फिर आप बोलते हो कि मोस्ट वल्नरेबल है, हाइली वल्नरेबल है, लो वल्नरेबल है। तो हम ऐसे वल्नरेबिलिटी ज़ोन डिफाइन करते हैं, करेक्ट है ना? जैसे आप अर्थक्वेक का वल्नरेबिलिटी निकालते हो कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावना है। जैसे अपना ये पूरा जो हिमालयन बेल्ट है, वहाँ पे आपको पता है ना जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो बढ़ती जा रही है। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज़ वहाँ पे आप देखोगे जो प्लेट्स हैं अभी भी आपस में टकराती हैं और उस वजह से क्या होता है वहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, फ्रैक्चर्स फॉल्ट्स वगैरह बनते हैं और वो जो माउंटेन है उसकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है? तो ये सभी चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आपका ये अर्थक्वेक वाला ज़ोन हो गया, वैसे आप देखोगे लैंडस्लाइड्स वगैरह भी आ जाएँगी। जैसे लैंडस्लाइड्स आपके वेस्टर्न घाट्स में भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाएँगी, है ना? तो अब अ, आप ऐसा बोल सकते हो एक सॉर्ट ऑफ कोशिश की गई है आईआईटी रुड़की के द्वारा कि वो लोग एटलीस्ट जो उत्तराखंड में डिजास्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उसकी अगर वो लोग टाइमली वार्निंग दे पाए लोगों को तो उससे हो सकता है काफी जाने और काफी लाइव प्रॉपर्टी ये सब बच पाए, ठीक है? तो उन्होंने एक अर्ली अर्थ वार्निंग ईईडब्ल्यू करके मोबाइल ऐप बनाई है जो अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगी वहां के लोगों को, ठीक है? वैसे ही उन्होंने एक ऐप और बनाई है, जो जितनी भी पॉसिबल नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती है, उसके बारे में एडवांस में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगी, ठीक है? फिर हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है आपका वेस्ट नाइल वायरस वार्निंग। देखो, ये वेस्ट नाइल वायरस क्या होता है, इसके पहले हमें वायरस के बारे में जानना होगा। वैसे भी कोरोना के चलते हुए वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। यूपीएससी में भी इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था वायरस पे, ठीक है? कि किसकी जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो आई थिंक जीन एडिटिंग के ऊपर पूछा गया था कि किसके आप जीन एडिटिंग कर सकते हो और क्या वायरस को आप कल्चर कर सकते हो क्या? तो आंसर वायरस को आप कल्चर नहीं करते हो क्योंकि आपको वायरस लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्योंकि इसको ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है, ठीक है? तो ये वायरस याद रखना बेसिकली हमने जो अभी तक वायरस सुने हमने सुने हैं आरएनए वायरस जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया और ये सब। लेकिन वायरस डीएनए वायरस भी हो सकते हैं मतलब उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, ठीक है? अब आपकी समझ के परे एक और चीज़ है, जनरली हम क्या बोलते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस जो होते हैं, नॉर्मल वायरस क्या होंगे मतलब इन द सेंस कि उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कई ऐसे वायरस भी होते हैं जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है? वैसे ही कुछ वायरस जो नॉर्मल वायरस होंगे उनमें क्या होगा आपका नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी होंगे जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। समझ में आ रहा है? तो हम जनरली जो चीज़ सोचते हैं उसका ऑपोज़िट भी हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है 7 टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं। ये क्लासिफिकेशन होता है वायरस का, ठीक है? तो उसमें आप देखोगे टाइप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वायरस होते हैं, ठीक है? तो ये तो बेसिक था वायरस के बारे में। अब वायरस जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे डिजीज़ेज़ कॉज़ करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं वायरल डिजीज़ेज़। अब इसके पहले हम डिजीज़ेज़ की बात करें, देखो डिजीज़ेज़ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक होते हैं आपके नॉन
कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। एक होते हैं कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस, ये प्लीज अपने कॉपीज में बना लेना। एक होते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस और एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस वो डिजीजेस होते हैं जो कोई पैथोजन कॉज करता है। अब वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन कोई पैथोजन इसको कॉज करता है, तो वो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, ठीक है। अगर कोई डिजीजेस जो पैथोजन कॉज नहीं करते, जैसे जेनेटिक हो गए, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गए, कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हो गए, तो ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंटेजियस और एक होते हैं आपके नॉन कंटेजियस, ठीक है। कंटेजियस मतलब वो डिजीजेस जो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल जाए, जैसे टीबी, लेप्रेसी, ये सब, ठीक है। नॉन कंटेजियस आपका क्या हो जाएगा, ये वो डिजीजेस हो जाएंगे जो आप देखोगे कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलते हैं, ओके। तो ये आपका मोटा मोटा क्लासिफिकेशन था, ओके। अब डिजीजेस जैसे मैंने बताया पैथोजन, तो पैथोजन में भी आपका बैक्टीरियल डिजीज जैसे आपका टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, कॉलेरा हो गया। फिर आपका वायरस, अब वायरस में जैसे आपका आपने वेस्ट, अब इसमें क्या होगा, जैसे आपका कोरोना हो गया, जीका हो गया, ठीक है। फिर आपका वेस्ट नाइल हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, स्वाइन फ्लू, ये सारे आप देखोगे वायरस से ही होते हैं, ओके। तो अब अगर हम बात करें तो देखो, जैसे आपका मलेरिया होता है, तो मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया बेसिकली आपका एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट होती है जो कि प्रोटोजोआ होती है। वो आपके फीमेल एनोफिलीज मस्किटो जो होता है, वो मतलब जैसे सपोज ये कोई इंसान है जिसको मलेरिया था, फीमेल एनोफिलीज मस्किटो जो होती है, आपकी जो मच्छर होती है, उसने आपको काटा, तो इसके अंदर से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट थी वो इस कीड़े इसके अंदर आ गई, इस मस्किटो ने, और इस मस्किटो ने जाके एक हेल्दी बंदे को वापस से काट लिया, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मलेरिया जो होता है वो एनोफिलीज मस्किटो से होता है, तो याद रखना ऐसे बहुत सारे मस्किटो के क्लासेस होते हैं जिनसे अलग अलग डिजीजेस होते हैं, जैसे आपका एडीज मस्किटो हो गया, आपका क्यूलेक्स मस्किटो हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो जैसे आप देखोगे जीका हो गया, वो एडीज से भी होता है, क्यूलेक्स से भी होता है। वेस्ट नाइल जो होता है वो आपका क्यूलेक्स मस्किटोज से होता है, ठीक है। फिर डेंगू, चिकनगुनिया, अब कुछ मस्किटोज जो होते हैं वो दिन में खाते हैं, कुछ आप देखोगे रात में खाते हैं, तो ऐसे करके आप देखोगे हर डिजीजेस का अपना एक आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका वेस्ट नाइल रिवर वायरस। आपसे नाम से समझ में आना चाहिए कि बेसिकली वेस्ट नाइल रिवर है, ये उसके आसपास सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हो डिटेक्ट हुआ होगा। ये याद रखना एनिमल्स में भी होता है, इनफैक्ट आप देखोगे हम में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है ये वायरस। और ये होता क्या है कि आपकी जो माइट्स होती है ना, उनके काटने से होता है ये, ठीक है। तो उनमें आप देखोगे ये वायरस पहले वो एक ले लेती है और फिर आप देखोगे ये ह्यूमंस वगैरह को जब काटती हैं तो उसके थ्रू हमारे में ये वायरस घुस जाता है, ठीक है। अब ये जो वेस्ट नाइल रिवर वायरस है, सबसे पहले आप देखोगे युगांडा के जो जंगल थे 1920s के आसपास वहां पे डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे अफ्रीका के बाहर, एशिया, यूरोप, इवन अमेरिका वगैरह में भी फैल गया। अभी रशिया ने आप देखोगे रिसेंटली सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो एक दुख जताया था कि क्योंकि टेम्परेचर्स और रेनफॉल वहां पे इतना फेवरेबल था कि वेस्ट नाइल वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए आप देखोगे ये वायरस थोड़ा सा न्यूज में आया, ओके। तो ये मैंने बता दिया। हाँ, और वेस्ट नाइल वायरस याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और ये बिल्कुल सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं जो आपके जीका, डेंगू, ये वाले जो वायरस होते हैं ना, येलो फीवर, ये उस वाले फैमिली को बिलोंग करते हैं, ओके। और ये जो वायरस होता है अगेन मैंने बताया था क्यूलेक्स मस्किटो से स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर अभी ये आप देख सकते हो कितना एक्चुअली एम्पावरिंग है ये कि आपने नियो बोल्ट बेसिकली हमारी जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास बहुत सारी चीजें निकालता रहता है। इनका आई थिंक आगे आप देखोगे इन्होंने शक्ति माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो लॉन्च किया है। वैसे आईआईटी मद्रास ने आई थिंक बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने ई सोर्स, हाँ, ई सोर्स करके एक चीज बनाई है जहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसका इफेक्टिवली मैनेजमेंट करने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वैसे आप देखोगे आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट बनाया है। अब ये नियो बोल्ट क्या है, नियो बोल्ट आप देख सकते हो ये एक मोटराइज्ड व्हीकल है जिसको व्हील चेयर पे बैठे हुए लोग आसानी से चला सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी और रोड वोड अनइवन टेरेन हर जगह पे चल सकता है, ठीक है। बेसिकली सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो एक अच्छा लो कॉस्ट सोल्यूशन दिया है जो व्हील चेयर पे लोग होते हैं उनके लिए, ताकि वो आसानी से इधर उधर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सके, ठीक है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने दो चीजें लॉन्च करी, वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी चीजें लॉन्च करी है, पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे एक तो क्लीन सिटी ऐप आपका लॉन्च किया है कि भाई कहीं पे भी गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपका कोई गार्बेज इकट्ठा करने नहीं आ रहा है, तो आप इस ऐप पे कंप्लेन कर सकते हो। और एक उन्होंने ये फेसलेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लॉन्च करी है। इसके पहले आई थिंक दिल्ली शायद
पहली सिटी भी बना था जिसने घर तक लोगों को उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहुँचाने की स्कीम चालू करी थी। तो बहुत सारी चीज़ें दिल्ली करता रहता है, ठीक है? अब ये जो है वो है युक्त धारा। तो युक्त धारा क्या है? तो याद रखना कि आपका देखो, युक्त जो है ना उसका रिलेशन जो है वो आपके अर्थ से है, तो पृथ्वी से है। तो इसको मैंने ऐसे ही याद किया था कि जैसे जो आपका युक्त धारा है वो बेसिकली जो अपने जैसे मनरेगा हो गया, अपना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, अपने बहुत सारे जो स्कीम्स चलती है जिसके अंदर आप देखोगे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, आप कोई एसेट्स बना रहे हो, तो उन सब एसेट्स की जियो टैगिंग, उनका आप देखोगे प्रॉपर जियो स्पेशल प्लानिंग जो होगा, अब इस ऐप के थ्रू किया जाएगा और ये इसरो का जो भुवन पोर्टल होता है उसके अंदर है ये, ठीक है? इतना ही हमें याद रखना है, इससे ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है। फिर आप देखोगे ये आएगा क्यूसिम टूलकिट। देखो ये क्या है? क्यू का मतलब क्वांटम। मैंने याद है आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्यूबिट्स होती हैं, एक ही साथ आप 2 स्टेट्स में हो सकते हो। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा। ये सारे प्रिंसिपल्स का अगर आपसे पूछ रहे कोई लेना देना किससे है, तो वो क्वांटम से है, ठीक है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम प्रिंसिपल्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी सबका बेसिकली इससे रिलेटेड है। इवन आप देखोगे अभी रिसेंटली क्वांटम एन्क्रिप्टेड हमने कम्युनिकेशन किया था 2 ग्राउंड बेस्ड लोगों के बीच में सैटेलाइट को यूज करके, ठीक है? तो क्वांटम सैटेलाइट हो जाएगा, क्वेस्ट हो जाएगा, ये सब का आप देखोगे क्वांटम से ही लेना देना है, ओके? वैसे अब आप देखोगे हमारी जो मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंडिया का पहला क्यूसिम टूलकिट लॉन्च किया। अब टूलकिट का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ आपको देखोगे एक्सपेरिमेंटल जगह होगी जहाँ पे आप मतलब फिजिकल, ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे भी, जहाँ पे आप जाके बेसिकली टेस्टिंग कर सकते हो प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे आप नए इनोवेशन करोगे, ठीक है? क्वांटम रिलेटेड काम करोगे, इसलिए क्यू सिम्युलेटर मतलब क्वांटम सिम्युलेटर टूलकिट हो जाएगा ये, ठीक है? फिर अब ये तो बहुत ईज़ी सा है। वाई ब्रेक क्या है? आपका योगा ब्रेक, कुछ नहीं है ये। वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ऐप निकाली है जिसमें क्या होता है आपके आसन्स, प्राणायाम और ये सब गिवन है, उसपे इन्फॉर्मेशन गिवन है ताकि लोग जो है अपने ऑफिसेज़ वगैरह में थोड़ा-सा योगा ब्रेक ले सकें, ठीक है? ताकि रिफ्रेश कर सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, स्ट्रेस वगैरह कम कर सके, ये सब। अब आरोग्य धारा 2.0 क्या है? इसका लेना-देना है आपका जो आयुष्मान भारत योजना आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो जन आरोग्य योजना आई थी, उससे लेना-देना है। बेसिकली आरोग्य धारा 2.0 से हम क्या करना चाहते हैं, ये 1 साल जब हो गया था ना इस स्कीम को, तब हमने लॉन्च की थी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ा सकें आयुष्मान भारत की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें एनरोल कर सकें, ठीक है? फिर आएगा आपका हवाना सिंड्रोम, ये कुछ नहीं है, अभी रिसेंटली हमने स्टडी आई पे भी काफ़ी अच्छे से कवर किया था इसे। बेसिकली कुछ यूएस के डिप्लोमैट्स थे, जो पहले क्यूबा में, फिर बाद में चाइना में जो प्लेस थे, जो अपने अपने एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि उनको पता नहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके अंदर कान में झनझनाहट आ रही है, उनका सर बहुत तेज़ी से दर्द करने लग जाता है, नौसिया हो जाता है, हेडेक हो जाता है, वो गिर जाते हैं चक्कर खा के और ये स्पेसिफिकली कुछ कंट्रीज़ में ही देखा गया था, ठीक है? तो इसको इसलिए नाम दिया गया हवाना, क्यूबा में जगह है ना हवाना, तो इसलिए उसके नाम पे दिया गया हवाना सिंड्रोम, ठीक है? अभी ऑब्वियसली ये पकड़ में नहीं आ पाया है कि इसका रियल रीज़न क्या है, इसका जाँच-वाँच सब कराया जा रहा है। बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड मेडिकल सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं कुछ पर्सन्स जो वहाँ पे प्लेस थे। ऐसा कहा जा रहा है पॉसिबल रीज़न कैन बी माइक्रोवेव जो अपने वेपन्स होते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे चाइना ने अपना सबसे पहले माइक्रोवेव वेपन जो था वो अनवील किया था और शॉर्टली जब चाइना ने किया उसके बाद यूएस ने भी रिवील किया था कि हाँ, उनके पास भी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के वेपन्स बनाने का सुविधा है, ठीक है? पर अभी भी आप देखोगे इतना क्लियर नहीं है। फिर नेज़ल वैक्सीन क्या है? बेसिकली जब आप वैक्सीन लगवाने गए होगे, कोवावैक्सीन या कोविशील्ड वगैरह, तो उन्होंने क्या करा होगा? इंजेक्शन लगाया होगा। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ज़ाइकोविड डी का, जो मैंने बताया था कि जो इंजेक्शन वाली नहीं है, जो बेसिकली आपका शॉर्ट वैक्सीन है, ठीक है? अब एक है आपका नेज़ल वैक्सीन जो आपके नाक के थ्रू अंदर डाला जाएगा, ओके? ये किसने बनाया है? ये भी आप देखोगे भारत बायोटेक ने बनाया है BB 154, ये दिख रहा है आपको? तो ये इसका आप देखोगे कोड नेम है। ये नेज़ल के थ्रू अंदर डाला जाएगा और ऑब्वियसली कोई भी वैक्सीन के लिए पहले आपको क्या करने पड़ते हैं? ट्रायल्स। देखो कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन या ड्रग बनाने के लिए आपको बेसिकली एक प्रॉपर 6 या 7 स्टेज प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। पहले आप क्या करते हो? प्रिलिमिनरी रिसर्च करते हो, फिर आप क्या करते हो? एनिमल ट्रायल्स करते हो, फिर आप करते हो ह्यूमन ट्रायल्स। अब ह्यूमन ट्रायल्स में भी आप देखोगे 3 फेजेस होते हैं। पहले से 100 लोगों पे, फिर आप देखोगे 500, 600, 1000 लोगों पे, फिर तीसरे चरण में हो सकता है 20-30 हज़ार लोगों पे, ठीक है? फिर इसके बाद होता है फेज़ 4 जहाँ पे आप इसका परमिशन लेते हो, ठीक है? कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर आप इसकी प्रॉपर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करते हो। फिर आप देखोगे इसको आप मार्केट में जब लॉन्च करते हो,
फिर उसके बाद आप देखोगे वापस से आप मॉनिटरिंग करते हो। कई बार इसको फेज 4 ट्रायल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ओपनली बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे। ऑलमोस्ट सपोज 1 लाख लोगों ने आपकी वैक्सीन या ड्रग खरीदा, तो उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी आपको सारा इकट्ठा करना पड़ता है और फिर रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी वैक्सीन को आप देखोगे इन ट्रायल से गुजरना पड़ता है, इन पूरी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेजल वैक्सीन जो है अभी फेज 1 ट्रायल करी थी, फेज 2 और 3 के लिए उसने परमिशन मांगी थी फेज 1 का रिजल्ट दिखा के अपने डीजीसीआई से। ठीक है, एक ग्रेफाइट बेस्ड कोविड टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट टाइम। फिर एक डेल्टा वेरिएंट हो जाएगा। देखो, डेल्टा वेरिएंट समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो वायरस है उससे वेरिएंट क्या बनता है। ठीक है, और फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, फिर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये सब क्या होता है। ठीक है, देखो वायरस मतलब कोई भी वायरस होगा। ठीक है, अब वेरिएंट मतलब क्या होता है, जो वायरस बेसिकली बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर दे और अपना रूप बदल ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएंट। ओके, अब वो तो वेरिएंट हो गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कुछ वेरिएंट आप देखोगे ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में इम्पैक्ट हो जाए, उनका आर नॉट नंबर बढ़ जाए, ये सब तो वो होते हैं आपके वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये WHO डेजिग्नेट करता है। ठीक है, फिर कुछ वायरस जो स्ट्रेन होते हैं, जो वेरिएंट होते हैं, जो आपको लगता है कि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स कॉज कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप देखोगे आर नॉट नंबर ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है, तो वो जाते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे चलता है ये क्लासिफिकेशन। अब इसी में आप देखोगे आपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अभी म्यू वेरिएंट भी आया है, तो इन सब के बारे में सुना होगा। ये सारे क्या है, ये सारे बेसिकली कोरोना वायरस के वेरिएंट्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में घूम रहे थे, और ये आपने इसलिए इनका नाम ऐसे रख दिया ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको इजिली कि अच्छा, अगर आपको ये वाला वायरस का स्ट्रेन मिला है तो इसका मतलब ये वाले कॉन्टिनेंट से आया था। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में कैसे पहुंचा होगा, जब वहां के लोग आपकी कंट्री में एंटर किए होंगे। ठीक है, जैसे अल्फा वाला वायरस आई थिंक यूके का है, बीटा वाला साउथ अफ्रीका का है, गामा आपका ब्राजील है, डेल्टा आपका इंडिया वायरस है। ठीक है, और फिर वापस से आपका म्यू वेरिएंट हो जाएगा, वो आपका कोलंबिया है। ठीक है, ये सब याद भी ना रहे तो भी बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का वायरस का स्ट्रेन कौन सा है, अपना डेल्टा। ठीक है, और अभी रिसेंटली कौन सा स्ट्रेन आया है, म्यू स्ट्रेन आया है, जो कोलंबिया से आया है, जो अपनी साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया, वहां से आया है। ठीक है, न्यू वेरिएंट। ओके, फिर एक ये है HGCO19। अभी देखो, इससे कोविड-19 तो निकल के आ गया। ठीक है, और ये क्या है आपका, जेनको बेसिकली कंपनी है पुणे बेस्ड, जिसको हम लोग जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, और डीजीसीआई ने इसको भी नॉट दे दिया है, क्योंकि ये भी एक mRNA बेस्ड वैक्सीन बना रही है। ये इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन होगी अगर ये बन जाती है, जो इंडिजिनियसली डेवलप की जाएगी। ठीक है, अब देखो वैक्सीन जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, कुछ वैक्सीन जो होती है ओके, ये क्या होता है, डायरेक्टली वायरस से बनाई जाती है। अब वायरस आप या तो मतलब डायरेक्टली पैथोजन से बनाई जाती है, जैसे आपने पैथोजन जो है वो किल्ड वाला दे दिया, या आपने आप देखोगे लाइव और अटेन्यूएटेड दे दिया। मतलब आपने जो वायरस डाला है वो किल्ड वाला डाला है, ताकि वो वायरस आपकी बॉडी में म्यूटेट ना करे। अब जैसे आपका ओरल पोरो वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो क्या होता है, आप उसमें लाइव वायरस डालते हो पोलियो का। ठीक है, जो आपकी बॉडी में जाके रिएक्ट करता है, फिर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, फिर एक होता है आपका जहाँ पे आपने पूरा का पूरा वायरस डालने की बजाय उसका कुछ हिस्सा डाल दिया। एक होता है जब आपने वायरस का जेनेटिक मटेरियल यूज कर लिया, ताकि आप उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में पहले एंटीजेंस बनाओगे और फिर एंटीबॉडीज बनाओगे। ठीक है, तो इसमें अब आपकी आरएनए बेस्ड वैक्सीन भी हो सकती हैं, डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी हो सकती हैं। कुछ वैक्सीन होती हैं जिसमें आप बेसिकली ना वायरस यूज करते हो ना कुछ, उसका बस एक टॉक्सिक जो वो कंपाउंड रिलीज करता है वो यूज करते हो। वायरस नहीं, मतलब कोई भी पैथोजन, जैसे आपका टेटनस हो गया, तो उसमें जो वो टॉक्सिन होता है ना, उसके अगेंस्ट आप बेसिकली इम्यूनाइजेशन देते हो। ओके, फिर एक कुछ वायरस ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा कि आप उसको कंबाइन करते हो, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट वायरस वैक्सीन बोलते हैं। तो कुछ ऐसी वैक्सीन होंगी जो कॉन्जुगेट होंगी, जिसमें आप एक को दूसरे के साथ मिला दोगे, एक वीक स्ट्रेन को एक आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन के साथ मिला के उसको किसी और वायरस का कैरियर यूज करके उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे डिफरेंट तरीके के वैक्सीन एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट है कि मुझे कितना समझाना है, लेकिन आप बेसिक समझो, ताकि एग्जाम में इतना एलिमिनेट करने के लिए काफी होता है। ओके, ये प्रीलिम्स है, मेंस नहीं है, तो इसलिए हम वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो HGCO19 है, ये बेसिकली याद रखना mRNA बेस्ड वैक्सीन है। अब RNA जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका
एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए, एक होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए, एक होता है आपका ट्रांसफर आरएनए, ठीक है? तो ऐसे करके 3 तरह के आरएनए होते हैं हमारी बॉडी में जो अलग-अलग काम करते हैं, ओके? और आरएनए याद रखना डीएनए के ऊपर जो भी कोडिंग कही है उसको रीड करता है और ये आगे जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है ताकि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, ठीक है? बस इतना हमें पता होना चाहिए कि आरएनए का फंक्शन क्या है, ओके? और डीएनए तो हमें पता ही है कि हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डीएनए के थ्रू जाता है, ओके? फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की तरफ जो है आपका स्क्रब टाइफस। देखो डिजीज तो बहुत सारे हैं, ठीक है? स्क्रब टाइफस को याद रखना हम लोग शिगर डिजीज भी बोलते हैं और इसको हम लोग सुत्सुमुगाशी, ठीक है? मैंने बेसिकली ऐसे याद किया था कि इसमें एस और टी दोनों है, तो सुत्सुमुगाशी में भी एस और टी दोनों है, इसलिए सुत्सुमुगाशी डिजीज या फिर शिगर डिजीज, ठीक है? ये दोनों भी आप देखोगे स्क्रब टाइफस को बोला जाता है। स्क्रब टाइफस नाम से पता लग रहा होगा, मतलब जहाँ पे स्क्रब टाइप की वेजिटेशन है वहां पे कोई माइट रहती है जो बेसिकली डिजीज कॉज करती है, इसलिए उसको स्क्रब टाइफस बोलते हैं, ठीक है? और ये याद रखना बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली जयपुर से रिपोर्ट करे गए थे। इनफैक्ट आप देखोगे यूपी, बिहार यहाँ पे इन एरियाज में बहुत कॉमन है स्क्रब टाइफस डिजीज। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये याद रखना एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, प्रिवेंटेबल डिजीज तो है ही ऑब्वियसली, और ये याद रखना कि माइट के काटने से होता है, ठीक है? और ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में ना ऐसे काले-काले से धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कोई सिगरेट का मार्क छोड़ के गया हो ना वैसे वाले, ठीक है? अब जैसे हमने एमआरएनए वैक्सीन देखी थी आगे आपका ये जेनको वाला, वैसे ही आप देखो याद याद रखना आपका एमआरएनए वैक्सीन अब इन्फ्लुएंजा के लिए भी बनाया जाएगा। देखो ऑब्वियसली अब कोरोना की वजह से पता है एक चीज़ क्या अच्छी हुई है कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन डेवलपमेंट होता है ना उसको सॉर्ट ऑफ बूस्ट मिल गया। ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन्स के लिए नहीं बल्कि जितनी और तरीके की वैक्सीन्स एक्जिस्ट कर सकती है ना, उनके लिए भी आप देखोगे हमारे यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हो कि एक पुश मिल गया कि अब है ना जैसे पहले डीएनए बेस्ड वैक्सीन नहीं थी, अब क्योंकि डीएनए बेस्ड वैक्सीन का एक्सपेरिमेंटेशन हो गया तो अब क्या होगा कि बाकी डिजीजेस के लिए भी आप डीएनए वैक्सीन बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वैसे आप देखोगे अभी हमने एमआरएनए वैक्सीन अब बनाई जा रही है, तो इसको आप सोच रहे हो कि हम लोग बाकी डिजीजेस के लिए क्यों नहीं एमआरएनए वैक्सीन बना सकते हैं। तो फाइजर जो है उसने अनाउंस किया है कि वो एक आप देखोगे एमआरएनए वैक्सीन बनाएगा और ये जो वैक्सीन होगी ये इन्फ्लुएंजा के लिए होगी। देखो इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं, बेसिकली आप देखना ये भी वायरल डिजीज ही होता है इन्फ्लुएंजा भी। और इन्फ्लुएंजा क्या होता है जनरली आप देखोगे एच और एन, आपने H1N1 H7N5 ऐसे नाम सुने होंगे, तो इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं एच और एन, तो इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप देखोगे इन्फ्लुएंजा वायरस या इन्फ्लुएंजा होता है जो कि एक वायरल डिजीज है, ओके? और याद रखना इन्फ्लुएंजा के वायरस जो होते हैं बहुत जल्दी अपना रूप बदलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना कोरोना वायरस क्या हो रहा है, म्यूटेट करता जा रहा है, अपना रूप बदलता जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन निकल रहे हैं, वैसे आप देखोगे इन्फ्लुएंजा के भी बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, ओके? और जनरली आपकी नाक बहती है, कॉमन कोल्ड और ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, ओके? फिर आप देखोगे यहाँ पे आता है मेटावर्स। अब मेटावर्स क्या होता है? आप ऐसे सोचो कि आप, आपका फ्रेंड, आपका कोई दूर-दराज का रिश्तेदार सब अलग-अलग जगह बैठे हो, कोई मोबाइल पे बैठा है, कोई लैपटॉप पे, कोई आप देखोगे इस पे बैठा है, आपके टैबलेट्स पे, और आप एक-दूसरे के साथ खेल पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है? एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हो। जैसे आप ऐसा फ़ील करो कि आप लोग एक ही वर्ल्ड में हो, मतलब एक आप वर्चुअल दुनिया में चले गए और वहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक ही दुनिया का हिस्सा हो। इसको बोलते हैं मेटावर्स। तो फेसबुक जो है वो बेसिकली बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो एक मेटावर्स बना सके, एक वर्चुअल स्पेस जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आके बेसिकली जो अलग-अलग जगह पे हैं, जो सेम फिजिकल स्पेस में नहीं है लेकिन उनको ऐसा लगे कि वो सेम फिजिकल स्पेस में है बाय क्रिएटिंग दैट वर्चुअल स्पेस, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसको ऐसे याद करो तो जल्दी-जल्दी याद हो जाएगा, ओके? फिर आप चलते हो डार्क एनर्जी की तरफ। देखो, हमारे यूनिवर्स में ना याद रखना बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि हमारे यूनिवर्स में क्या है, तो जो भी आपको दिख रहा है गैलेक्सी, स्टार्स, आपके मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ 4% है। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो 100% है, तो उसमें से सिर्फ 4% ही हिस्सा है जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं विजिबल मैटर, ठीक है? इवन ब्लैक होल्स भी इसी का ही पार्ट है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो एनर्जी या लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रही है, वो सारा जो हमें दिख रही है या हम उसको देख पा सकते हैं कोई और इवेंट की वजह से, वो हो जाएगा आपका विजिबल मैटर, ठीक है? अब जो बाकी बचा 96% है, उसमें से याद रखना आपका 26% जो होता है, वो होता है आपका डार्क अरे! सॉरी, डार्क मैटर, ठीक है? डार्क मैटर क्या हो जाएगा? देखो डार्क मैटर मतलब ब्लैक होल बिल्कुल नहीं है। ब्लैक होल ब्लैक है, पर वो होल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सिंगुलैरिटी आ रही है, ठीक है? ब्लैक होल याद रखना
एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इतनी ग्रेविटी है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पा रही है। मतलब अगर लाइट घुस गई तो वहां पे बेंड होकर वो अंदर चली जाएगी, लेकिन वापस नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये लाइट के साथ तो इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए ये विजिबल मैटर में आता है। ब्लैक होल्स डार्क मैटर में नहीं आते। डार्क मैटर एक अलग सी चीज है जिसको हम अभी तक प्रॉपर तरीके से डिस्कवर नहीं कर पाए, हमें पता भी नहीं है उसकी। बस हमें एक चीज पता है कि डार्क मैटर जो है वो ग्रेविटेशन की तरह अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सबको जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, इतनी भारी भारी गैलेक्सीज हैं, उसमें इतना सारा वजन है, तो कैसे वो आपस में जुड़ी हुई है, कैसे वो देखोगे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, उनमें तो रिपल्जन होना चाहिए था, पर वो डार्क मैटर की वजह से है। ठीक है, अब जो बचा हुआ हिस्सा है आपका ऑलमोस्ट 70%, ठीक है, इसको 68% बोल लो, 70% बोल लो, वो एक ही बात है, तो वो है आपका डार्क एनर्जी। ठीक है, अब ये डार्क एनर्जी है जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था, बट रिसेंटली आप देखोगे आपने जेनो 1T, ठीक है, जेनो 1T एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे देखो आप, जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली, जिसके अंदर आपने सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से रिलेटेड सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज किया ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या ये डायरेक्टली एग्जिस्ट करती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने डार्क एनर्जी को डायरेक्टली डिटेक्ट किया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके। जैसे आपने जो आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, जिसमें जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जहाँ पे गॉड्स पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी गई थी। वैसे ही आप सोच सकते हो कि जेनॉन 1T भी एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप देखोगे डार्क एनर्जी का डायरेक्ट हमें एविडेंस मिला है। ओके, अब डार्क एनर्जी क्या है? डार्क मैटर क्या होता था? ग्रेविटेशन फोर्स की तरह अट्रैक्ट करता है। डार्क एनर्जी क्या होता है? ये रिपेल करती है। ये एक्चुअली एनर्जी वही एनर्जी है जिसकी वजह से आप देखोगे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अब देखो, दो चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये मैंने आपको बताया, और हर गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, हर स्टार्स के आसपास आप देखोगे बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सीज हैं, ये आप देखोगे इनका साइज नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो बढ़ता जा रहा है। अगर पहले गैलेक्सीज जो थी वो इतनी क्लोज थी, तो अब गैलेक्सीज इतनी हो गई, फ्यूचर में इतनी हो जाएंगी। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है आपकी डार्क एनर्जी की वजह से। ठीक है, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं। फिर एक यू ब्रीथ लाइफ करके एक कॉन्सेप्ट है। देखो है क्या एक्चुअली, ये किसने बनाया है पहले याद रखना, आईआईटी रोपर जो है, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो एक मशीन बनाई है जो प्लांट पे बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या करेगी, जो अपनी गंदी पोल्यूटेड एयर होती है वो लेगी, ये पत्तियों के थ्रू आप देखोगे प्लांट के रूट्स में जाएगी, और रूट्स में आपको पता है कि वहाँ पे प्यूरिफिकेशन, फाइटो रेमेडिएशन, ये सारी टेक्निक से क्या होगा कि आपकी जो हवा है वो पोल्यूटेड से नॉन पोल्यूटेड हो जाएगी। तो ये पहली बार हमने प्लांट्स को यूज करके, या प्लांट बेस्ड आप देखोगे हमने एयर प्यूरिफाइंग यूनिट बनाया है, जिसको हमने क्या बोला है, यू ब्रीथ लाइफ। ठीक है, इसका नाम क्या है, यू ब्रीथ लाइफ, क्योंकि आप ऑब्वियसली लाइफ ब्रीथ कर रहे हो ना, ऑक्सीजन ब्रीथ करके, एयर को प्यूरिफाई करके आप लाइफ ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें ब्रीदिंग रूट्स का कॉन्सेप्ट, अर्बन मुन्नार इफेक्ट, ये सब आप देखोगे नाम जब आएंगे तो वो यू ब्रीथ लाइफ से रिलेटेड है। फिर आएगा आपका डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है इसमें, डिजिटली जब आप अपने पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका आईएमआर कितना है, आईएमआर कितना है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट वगैरह कितना है, जब वो सब मेजर करते हो आप डिजिटली, तो उसको बोलते हैं डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। ठीक है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पूरा डेटा मेंटेन करके रखती है, और ये डीयू के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर आपने बनाया है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यूपीआई एंड पे नाउ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अभी आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई ने अपना पहला देखो, एसबीआई ने अपना पहला फ्लोटिंग जो एटीएम था वो तो केरला में बनाया था 2004 में, लेकिन अभी एसबीआई ने दल लेक में, ठीक है, श्रीनगर में आप देखोगे अपना एक और फ्लोटिंग एटीएम बनाया है। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अपना जो पे नाउ है, जो सिंगापुर का आप बोल सकते हो, जैसे इंडिया में यूपीआई चलता है ना, वैसे आप देखोगे सिंगापुर में पे नाउ चलता है। तो दोनों ने एक सॉर्ट ऑफ पैक्ट कर लिया है, अग्रीमेंट कर लिया है, जिसके अंदर आप इधर की पेमेंट्स उधर, उधर की पेमेंट्स इधर, बेसिकली फंड ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। और ऐसी कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर आनी चाहिए, तो इसलिए आप देखोगे आरबीआई के सॉर्ट ऑफ परमिशन के बाद ही ये चीजें हो पाती हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका सोलर कोजंक्शन। तो ये तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया था, जहां पे क्या होता है कि सन के इर्द गिर्द दो बॉडीज आ जाती हैं, और देखो इस वजह से होता क्या है कि अगर हम सपोज ये अर्थ है और ये मार्स है, तो अगर हम अर्थ से मार्स में कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सन की तो एनर्जी आपको पता है, यहाँ से प्लाज्मा रेज आपको पता है, यहाँ से आपको पता है कोरोनल मास इजेक्शन, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो आपका जो भी सिग्नल होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कुछ टाइम के लिए नासा ने अपने सारे सिग्नल्स जो थे अर्थ से मार्स तक के बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता था कुछ होने नहीं वाला, तो ये कॉन्जंक्शन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली अर्थ और मार्स जो थे वो ऑपोजिट साइड्स पे थे। अब एक है आपका लूसी मिशन। ठीक है, साइक अलग है, साइक आपका वो मेटालिक जो एस्टेरॉइड था वो है। लूसी क्या है, बेसिकली आपने जुपिटर जो होता है उसके कोई ट्रोजन एस्टेरॉइड्स होते हैं, तो उस पे आपने पहला अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है।
ठीक है? जिसका काम क्या होगा कि भाई रॉकी बॉडीज़ कैसी होती है, उनका ओरिजिन कैसा था, हमारा सन कैसा था उस टाइम पे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, ओके? एंड ट्रोजन्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कोई स्मॉल एस्टेरॉइड्स या सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हो सकती हैं, जो बेसिकली आप देखोगे किसी बड़ी बॉडी का ऑर्बिट शेयर करती हैं, ओके? फिर लूनार क्रेटर क्या हो जाएगा? बेसिकली जभी भी आप अर्थ से मून को देखते हो तो आपको ऐसे चंद्रमा में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जब आप मून को गौर से देखोगे, टेलीस्कोप से देखोगे या फिर आप मून को जब वहाँ से जाके देखोगे, जैसे हमारे जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वहाँ पे कदम रखा था, तो या फिर नील आर्मस्ट्रांग वगैरह हो जाएगा जिन्होंने मून पे कदम रखा, तो उनको दिखा कि मून में बड़े-बड़े क्रेटर्स हैं, मतलब वो इवन सरफेस नहीं है। वहाँ पे आप देखोगे बड़े-बड़े गड्ढे हैं या क्रेटर्स हैं, ठीक है? तो ये क्रेटर क्या होता है? आप देखोगे साउथ पोल, नॉर्थ पोल आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएँगे। ये क्रेटर्स क्या होता है, कई बार बहुत स्मूथ होते हैं। इनमें लैंडिंग वगैरह जो हो सकती है वो हो सकती है, ठीक है? तो वो सब है लूनार क्रेटर के बारे में। आप देखोगे इनमें से एक जो क्रेटर है वो अपने विक्रम साराभाई जी के नाम पे भी रख दिया गया है। विक्रम साराभाई को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन, ये जो भी एस्ट्रोनॉमिकल मिशंस होते हैं उनका फादर बोला जाता है इंडियन एस्ट्रोनॉमी का। और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे थे, बहुत सारी लैब्स एस्टैब्लिश करी थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश करी थी, जिसमें से उन्होंने अपनी वाइफ के साथ भी एक दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स एस्टैब्लिश करी थी डांसिंग के लिए, डांसिंग को प्रमोट करने के लिए। सच अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन ही वाज, ओके। और चंद्रयान 2 अगर हम देखेंगे, और याद रखना 2019 में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी, ठीक है। चंद्रयान 2 अगर हम देखेंगे तो चंद्रयान, देखो चंद्रयान क्या है आपका, इंडिया का लूनर मिशन हो जाएगा। इंडिया ने याद रखना 2 लूनर मिशन लॉन्च करे हैं, एक है आपका चंद्रयान 1 और एक है आपका चंद्रयान 2। एक था पीएसएलवी 11 से, और चंद्रयान 2 क्योंकि भारी था तो हमने जीएसएलवी से लॉन्च किया था इसको, मार्क 3 से, ठीक है। चंद्रयान 2 में हमने एक्चुअली भेजी तो 3 चीजें थी। एक तो ऑर्बिटर था आपका, एक लैंडर था और एक आपका रोवर था। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑर्बिटर था, लैंडर आपका क्या कहते हैं, विक्रम था, और आपका जो रोवर था वो था आपका प्रज्ञान, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे जो प्रज्ञान और विक्रम थे वो बेसिकली आप सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो आप थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गए और कहीं चले गए। तो अब ये दोनों फंक्शनिंग नहीं है, सिर्फ हमारा ऑर्बिटर फंक्शनिंग है। तो हमने 14 इंस्ट्रूमेंट्स भेजे थे, उसमें से 6 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लॉस हुए, लेकिन 8 इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी इसमें बाकी हैं, ठीक है। तो ये था आपका चंद्रयान 2 का थोड़ा-थोड़ा सा बेसिक, ओके। अब इससे हम क्या करेंगे, याद रखना चंद्रयान 1 जो गया था ना इंडिया का, उसमें तो आप देखना कि बहुत सारे यूएस के कंपोनेंट्स वगैरह भी लगे थे, और यहीं से बेसिकली आपने बताया था कि कैसे हमारे पास मून में एविडेंस है कि वहां पे भी हाइड्रोक्सिल आयंस आपको मिले, मतलब वहां पे पानी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और उसी की खोज को बरकरार रखते हुए अब आप देखोगे चंद्रयान 2 उस पे काम कर रहा है, ओके। अब मैंने आपको बताया था ना, रॉकेट्स आपके रीयूजेबल भी हो सकते हैं, नॉन रीयूजेबल भी हो सकते हैं। तो इसरो जो है अब वो याद रखना रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। कोशिश कर रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है वो रीयूज कर सके, ताकि देखो फायदा हमें ही है ना, हमारे पैसे बचेंगे, हाँ हमको ही फायदा होगा, ठीक है। न्यू वेरिएंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोरोना का ही एक ये वेरिएंट है जो कोलंबिया में देखने को मिला है, और इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। अगर इसी वेरिएंट से बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कोरोना होगा, उसकी सिवियरिटी ज्यादा होगी, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बना देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमें पता है कि कोरोना वायरस किससे होता है, ये सब तो मुझे लग रहा है बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? फिर आपका एक आ जाएगा मोलनुपिरावीर। देखो आपने रेमडेसिविर, आपने पिरावीर, और आपने बहुत सारे मेडिसिन्स का नाम या बहुत सारे ड्रग्स का नाम सुना होगा कोरोना के टाइम पे, ठीक है? अब देखो 2 चीज़ें होती हैं। आपको कोई डिज़ीज़ ना हो उसके लिए क्या दी जाती है, वैक्सीन, ठीक है? और आपको जब डिज़ीज़ हो जाता है तो उसको क्योर करने के लिए क्या दी जाती है, ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स, करेक्ट है? तो वैक्सीन जो होती है वो डिजीज होने से पहले दी जाती है, और ड्रग्स या मेडिसिन आपके डिजीज होने के बाद उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया था वो हमने वैक्सीन पे किया था, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवावैक्सीन हो गया, आपका स्पुतनिक 5 हो गया, ठीक है, जाइकोविड हो गया, फाइजर हो गया, मॉडर्ना, J&J, ठीक है, इवन आपका साइनोवैक, ये वो क्या है, चाइना की वैक्सीन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वैक्सीन हो जाएगा। अब सपोज किसी को अगर आ, आप ऐसा सोचो कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसके बाद तो आप उसको ट्रीटमेंट दोगे, वैक्सीन देने का तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां पे आपने जैसे प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई मेडिसिन देनी है तो इसमें आपने डब्ल्यूएचओ के सॉलिडारिटी ट्रायल्स का नाम सुना होगा, और यहाँ पे आपने डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स फैसिलिटी का नाम सुना होगा। तो डब्ल्यूएचओ की जो कोवैक्स फैसिलिटी है वो क्या है, बेसिकली जहाँ पे वो लोग डब्ल्यूएचओ जो होगा वो बेसिकली वैक्सीन प्रोक्योर करके लो मिडिल इनकम कंट्रीज तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो आपका ये डब्ल्यूएचओ का सॉलिडारिटी ट्रायल्स था, इसमें डब्ल्यूएचओ 4 ड्रग्स को टेस्ट कर रहा था, जो इनकी पॉसिबिलिटी थी कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो ये 4 ड्रग देने से हो सकता है कि वो थोड़े से ठीक होने लग जाए, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे आपने फाविपिरावीर, इंटरफेरॉन बी और रेमडेसिविर और इन सब का नाम सुना होगा, ठीक है।
तो उसी तर्ज पे आप देखोगे एक ड्रग है मोलनुपिरावीर, ठीक है? ये मोलनुपिरावीर याद रखना आपका मर्क एंड रिच बैंक करके एक कंपनी है, उसने बेसिकली सॉर्ट ऑफ इसके ट्रायल्स किए थे और इसका रिजल्ट बताया है। उसने बताया है कि कैसे अगर किसी को कोविड हुआ हो, ठीक है? तो अगर आप इसको ड्रग दे दो, तो उसके जो चांसेस हैं कि वो हॉस्पिटल तक पहुँचेगा, वो एक्सट्रीमली कम हो जाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये ड्रग क्या करेगा बेसिकली वायरस को आपकी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं होने देगा। इस वजह से क्या होगा कि आपको डिजीज जो होगा उससे जल्दी क्योर हो जाओगे। अगर वायरस फैलता चला गया तो ऑब्वियसली आप क्या होगा कि वायरस से क्षतिग्रस्त होकर आपकी बॉडी एकदम इम्यूनिटी वीक पड़ जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? फिर एक है आपका बाल रक्षा की रक्षा किट हो जाएगा, एक आपका आयुष रक्षा किट हो जाएगा, एक आपका स्वास्थ्य रक्षा किट हो जाएगा, एक आपका आरोग्य रक्षा किट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे किट्स बनाए हैं और एक किसने बनाए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर बनाए गए हैं। इसमें क्या होगा कि रक्षा मतलब आप रक्षा करना चाहते हो किससे? कोविड से। तो इसका मतलब क्या है कि सबकी इम्यूनिटी बढ़ा दो। तो इसलिए आप देखोगे आपने डिफरेंट डिफरेंट किट्स बनाए हैं, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करोगे, आप कुछ टैबलेट्स दे रहे हो गिलोय विलोय से बनी हुई, ठीक है? आप कुछ सिनेमन, ड्राई ग्रेप्स, कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज वाले जो आपके हर्ब्स होते हैं वो सब दे रहे हो, ठीक है? इसके अंदर आप देखोगे च्यवनप्राश वगैरह भी दिया गया है ताकि उसको खा के आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ठीक है? फिर डेलीरियम क्या है? देखो डेलीरियम बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसी स्टेट या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक मेंटल स्टेट हो जाएगा जिसमें सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि बंदा जो होता है कंफ्यूज सा होता है, थोड़ा सा गुस्से में रहता है हमेशा, ठीक है? पूरा प्रॉपर्ली क्लियरली थिंक नहीं कर पाते। अब ये डेलीरियम का क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि यूएस में जितने भी कोरोना के केसेस आए थे ना, तो उन कोरोना के केसेस में आप देखोगे जनरली मैक्सिमम केसेस जिनकी डेथ हुई थी या जो बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचे थे, मोस्टली वो केसेस थे जिनके अंदर आप देखोगे डेलीरियम के लक्षण पाए गए थे। ओके, पर इट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके लिए क्या है कि डेलीरियम क्या है वो पता होना। कई लोग लिख के आएंगे कि वहां पे ऐसे लिख देंगे कि ये एक तरीके का मेटल है, या फिर आप देखोगे कोई हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो वो सब नहीं है। डेलीरियम क्या है बेसिकली आपका कंफ्यूज स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? सॉरी, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ओके, मेंटल एक डिस्टर्बेंस हो सकता है। फिर आपका ट्रोजन मालवेयर्स। अब मालवेयर्स वगैरह हो गया, आपने बॉट सुन लिया, तो ये सब किससे रिलेटेड होता है? आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो अब आप देखते होगे मालवेयर क्या होता है? मालवेयर का बेसिकली फुल फॉर्म होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो मलिशियस हो, मतलब जिसका इंटेंट जो है वो आपको हार्म पहुंचाना हो, आपके कंप्यूटर से कुछ चुराना हो, आपसे पैसे वसूलना हो, ठीक है? अब इसमें अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फिशिंग करवा दी आपने, फिशिंग अटैक कर दिया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया, आपने रैंसमवेयर मांग लिया, ठीक है? आपने आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, एस्पियोनेज कर लिया, तो कुछ भी हो सकता है। एस्पियोनेज तो नहीं, बट आपके आप सोचो ट्रोजन हो जाएंगे। ट्रोजन क्या होता है? ये ऐसे आप देखोगे वायरसेस होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो आपके कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो लगते तो लेजिट है लेकिन होते नहीं है। फिशिंग में क्या होता है? सपोज करो आपको कोई मेल आया, आपको लगा कि लाइमरोड वगैरह से है या कोई कंपनी से, और आपने उसको क्लिक कर लिया, उसके बाद ये आप देखोगे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपके पीछे से काम खराब करेगा। अभी रिसेंटली आपने पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। ये क्या था कि इसको तो कोई जरूरत ही नहीं थी आपको अलग से डाउनलोड करने की। व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक में जो प्रॉब्लम्स थी उनकी कोडिंग में, उसको यूज करके आप देखोगे ये सॉफ्टवेयर, ये जो आपका मलिशियस सॉफ्टवेयर था, ये अपने आप चला जाता था, अपने आप आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग ओपन कर देगा, अपने आप आपके कैमरे को ओपन कर देगा। तो बेसिकली आप देखोगे अलग अलग तरीके के मालवेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उसी में से आप देखोगे रिसेंटली बताया गया था कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में ट्रोजन मालवेयर आया है जो बेसिकली यहाँ पे हर्ट कर रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए जानना कि मालवेयर क्या होता है और ट्रोजन्स क्या होते हैं। ट्रोजन्स मैंने आपको बता दिया, बेसिकली ये जो शब्द है वो हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस जो हुआ करते थे वहां से आया है। और याद रखना है हमें कि ये ऐसा लगता है हमारे, लेकिन होते नहीं है, ठीक है? फिर एक है आपको कि ये एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली इंडिया ने ये बोला है कि देखो डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि हम 2023 तक जो ट्रांस फैट है ना हमारे खाने से वो एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? इंडिया ने क्या बोला कि हम अपने जो डेडलाइन है वो 1 साल आगे रखेंगे और हम 2022 तक ही ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट कर देंगे। अब एलिमिनेशन की डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या होती है कि परमिसिबल लिमिट क्या है ट्रांस फैट की, तो वो ये जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 2% बोलते हैं, तो इंडिया वाले 5% बोलते थे। अब क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है 2022 तक, तो हमने बेसिकली सॉर्ट ऑफ ये सोचा है कि 2021 तक हम 3% एलिमिनेट कर देंगे या 2% कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे 2022 तक हम 5% कर देंगे, ठीक है? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे आती है कि ट्रांस फैट क्या है। हमने पूरी रामायण जान ली, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि मेन कैरेक्टर कौन है, ठीक है? तो ट्रांस फैट क्या होता है? देखो ट्रांस फैट्स जो होते हैं, इससे पहले हमें ये पता लगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स 3 होते हैं। एक तो आता है आपका कार्ब्स, एक आता है आपका प्रोटीन्स और एक आता है आपका फैट्स,
ठीक है। कार्ब्स जो होते हैं इनको ग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ओलिगोग्लिसराइड्स वो सब बोलते हैं। प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड बॉन्ड्स हो जाएगा, ठीक है। और आपका फैट्स जो हो जाएगा वो आपका ग्लिसरॉल और आपका फैटी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है। आपके लिपिड्स जो होते हैं वो सारे उनका फैट से लेना देना है, ठीक है। अब फैट में भी क्या होता है, आपके 3 वैरायटी ऑफ फैट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और एक होते हैं ट्रांस फैट, ओके। ये सब आप देखोगे कि आपको नेचर में भी मिलते हैं और कुछ आप देखोगे कि आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये वो फैट होते हैं जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, मतलब सारे बॉन्ड्स जो होंगे आपकी कार्बन कार्बन के बीच में वो सारे वो सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें 1 या मोर सिंगल आपके डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ट्रांस फैट क्या होता है, जिसमें जब आप अनसैचुरेटेड एसिड के सारे डबल बॉन्ड्स को हटा के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कई बार क्या होता है कि आप पूरा कन्वर्ट नहीं करते हो। आप बेसिकली सोचते हो कि आधे अधूरे बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाए और आधे अधूरे रह जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट अगर हम इंडस्ट्री में बनाते हैं तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके एक टेक्निक आती है जिसको हम यूज करते हैं अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम वो यूज करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट एज फैट्स आपको कैसे पता लगेगा, जो चीजें आपके फैट्स जो होते हैं जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे आपका घी, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, जो लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। अब ये प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं, ये एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एवोकाडो हो गया, या फिर आप देखोगे आपका प्लांट बेस्ड जैसे चिया सीड्स वगैरह हो गया, ये सब आपके अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक होते हैं ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट जो आपके पार्शियल हाइड्रोजनेशन वगैरह से बनते हैं, जैसे आपका वनस्पति घी, ठीक है। जो घी नहीं होता, जो वनस्पति होता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या होते हैं, सैचुरेटेड वाले। क्यों? क्योंकि आपके ना बॉडी में 2 तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी वाले को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी वाले को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आपका जो सैचुरेटेड वाला है वो आपका जो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। अनसैचुरेटेड वाला आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और आपका जो ट्रांस फैट्स है वो बेसिकली क्या करता है, आपके लो डेंसिटी वाला मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसको घटाता है। मतलब दोनों गंदे काम कर रहा है ये ट्रांस फैट। इसीलिए आप देखोगे हमें ट्रांस फैट्स को हटाने की जरूरत है। इसीलिए आप देखोगे WHO ने एक रिप्लेस स्ट्रैटेजी लाई थी, और इंडिया भी अब वो फॉलो करेगा, ताकि हम 1 साल पहले WHO से ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट कर सके, ओके। फिर आप देखोगे यहाँ पे हम बात करेंगे आकाश प्राइम के बारे में, ठीक है। अब आकाश प्राइम क्या है, एक मिसाइल है, करेक्ट है, ये तो हमें पता है। अब है ना, मैंने आपको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में तो पढ़ाया ही था। मैंने आपको बताया था कि कैसे उसके अंदर हमने 5 मिसाइल्स बनाई थी। त्रिशूल था, त्रिशूल को रिप्लेस करके हमने आकाश लाई थी, ठीक है। अब आकाश के भी वर्जन थे, जैसे हमने आकाश NG के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन बोल रहे थे। वैसे ही आपका एक आकाश प्राइम हो जाएगा। ये भी एक आकाश का नया वर्जन है। याद रखना, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसमें भी आपने बेटर ये जो अपने रेडार सिस्टम्स होते हैं, अपना हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस होता है, वो आपने इसके अंदर बेटर कर दिया, इसलिए इसको आकाश प्राइम बोला जा रहा है, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर कल आ जाए ना आपके पेपर में, तो आधे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, ठीक है। एस जैसलमेरिनेसिस, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक ऐसे आप बोल सकते हो शार्क है जो पहले जुरासिक एज में राजस्थान में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। इसके अभी आपको टीथ मिले हैं जैसलमेर से। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी कोई कमेटी थी, वो बैठाई गई थी जिन्होंने ये टीथ वगैरह देख के बताया है कि ये इतने पुराने होंगे। और इसी के बेसिस पे आप देखोगे हमने सॉर्ट ऑफ कंक्लूड किया है कि हाँ ये शार्क, ठीक है, पहले एग्जिस्ट करती होगी, ओके। तो एस जैसलमेरिनेसिस क्या हो जाएगी, आपकी शार्क हो जाएगी। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि न्यूज आर्टिकल्स कम है, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स है, लेकिन आप कहाँ तक ही पढ़ोगे। तो हमें एक सॉर्ट ऑफ लिमिट तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश यही है कि मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट दे पाऊं, लेकिन स्टैटिक भी डायनेमिक भी सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो फिर से मिलेंगे, इसका एक 3rd पार्ट हमें बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ न्यूज रह जाएगी, तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि रैपिड रिवीजन सीरीज है, सब कुछ रिवाइज करते चलना है, ठीक है। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।